नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ शहजाद जुल्फकार कोयटा से हाजिर है। नाजरीन, पिछले दिनों एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और एपेक्स कमेटी में काफ़ी फैसले किए गए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में 11 लाख अफगान महाजरीन और इलीगली रह रहे हैं। अफगान महाजरीन तो पहले भी है, बहुत से हैं, और अफगान नेशनल रह रहे हैं। ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास हैं, लेकिन 11 लाख ऐसे हैं। 7 लाख पहले रह रहे थे, 4 लाख फिर अमरीकी इनखला के बाद आए हैं। उनमें पिछले दिनों पिछले 6 माह के फिगर जो हमारे पास हैं, गालिबन 271 हमले हुए हैं, जिसमें 389 अमवात हुई हैं और 656 जख्मी हुए हैं। 24 खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें से 14 हमले ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि अफगान नेशनल इन्वॉल्व हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक फैसला करना पड़ा, वफाकी हुकूमत को एक फैसला करना पड़ा। आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ आपसे। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं निगरां सूबाई वजीर दाखिला मीर जुबैर जमाली साहब। मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सोबिया, दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। मेरे तीसरे मेहमान स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ज़ियाउर रहमान, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं, इन तमाम इशू पर लिखते हैं, बाहर के अखबारात के लिए भी लिखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जमाली साहब से करूँगा। जमाली साहब, ये बताएं कि एक कमेटी भी आप लोग ने बनाई और साथ में गुज़िश्ता दिनों हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उनसे उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खदोखाल थोड़ा सा बताया, क्योंकि आप मुतल्लिका आदमी हैं। आप बताएं कि ज़ाहिर है एक डेडलाइन दे दी गई है कि इस माह के आखिर तक इनको कह दिया गया है आप चले जाएं। जो चले जाएंगे वॉलंटरली ठीक है, जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या कोई कार्रवाई होगी या आराम से उनको पकड़ के ले किए जाएंगे। क्या प्लान आपने बनाया अब तक? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा साहब, आपके तवस्सुत से PTV का बहुत शुक्रिया कि मैंने मदऊ किया। और इस वक्त जो पोजीशन है जी, एक तो बहुत ही अलमनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जी बिल्कुल। तो इतना बड़ा सानिया जब हो गया तो ऐसे समझे रिएक्शन तो लाजमी आना ही था। और अभी जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, अभी पॉलिटिकल प्रेशर तो है नहीं। अभी आप ऐसे समझें जैसे ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री हो या सिविल हो, आपकी निगरां हुकूमतें, वफाक और सूबा सब एक पेज पे हैं। तो जब इस वाक़े के बाद, बल्कि मैं टच करूँगा हंगू पे भी हुआ, पर इधर बहुत ज़्यादा 60 के लगभग शहदा हैं और इतने ही दर्दनाक ही कहानियाँ हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। तो इसके बाद ये एक्शन एक चीज़ बिल्कुल लाजिम मलजूम था। तो जब ये एपेक्स की मीटिंग हुई है, जो आपने उसका तज़किरा भी किया, उसमें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि महीने के अंदर अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं। कि उसकी 2 वजूहात हैं। एक, जैसे आपने पहले बयान फरमाया कि जितने भी हमले हुए उसमें परसेंटेज निकालें, 24 में से 14 तो उधर के लोग पाए गए हैं। तो इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि इसके बाद 50% से ज़्यादा, जी 50% ज़्यादा है, अराउंड 65 ऐसे बनता है, 65%। तो इसके बाद जो है ये दूसरी राय तो किसी की हो भी नहीं सकती, चाहे अवाम हो, चाहे आपकी लीडरशिप हो, चाहे आपके ऑफिसर्स हो, जो भी हो। हर तबका फ़िक्र से, हर इंसान से ये आवाज़ निकली है कि जी एक्शन होना चाहिए। एक वजह तो ये कि जी हमारा अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा भाई है। जब उधर हालात ठीक हो गए, अमन व अमान की पोजीशन ठीक है, तो हमारे भाइयों को चाहिए, बहन भाइयों सबको, कि अपने मुल्क में चले जाएं, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और उधर ही रहें। और दूसरा ये कि आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि हमारा मुल्क है एक डेवलपिंग कंट्री, तरक्की पजीर मुल्कों में हम हैं, तो हमारा भी जो है जी बुनियादी सहूलियात
आवाम को हम मुहैया नहीं कर सक रहे। तो अभी जब हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बात आ गई कि उधर अमन कायम हो गया तो चले जाएं ताकि उधर इनखला हो जाए। जो हमारी एफर्ट है, जो कोशिश है, अपनी आवाम पे तो लगे। तो पाकिस्तान और स्पेशली बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस लिहाज से इस कमेटी में बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दे दिया गया चुका है आप सेंटर पे, विफाक में भी और इंशाल्लाह सूबे में भी। अभी वो सारा आप देखेंगे फॉलो अप सारा कैसे हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये जमाली समझता हूँ बहुत साहब जरूरी ये है। बताएं कि एक तो ओवरऑल फिगर दिए गए हैं पाकिस्तान के, जिस तरह मैंने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और वज़ीर दाखिला ने भी कहा, तो बलूचिस्तान में क्या फिगर इसकी है? और आपने ज़ाहिर है अभी तक कोई प्लान बनाया है आपने पुलिस के साथ मिलकर, लेवीज़ के साथ मिलकर कोई प्लान आपने बनाया हुआ है कि क्या आप करेंगे, किस तरह आपने पहले से तैयारी करेंगे? क्योंकि 30 से पहले तो कोई एक्शन नहीं ले जी हाँ, सकते जी हैं। हाँ। 30 तक के लिए कोई एक्शन आपने कोई उम्र बनाया को? शहजादा साहब ऐसा है जी कि 5,84,000 का तकरीबन जो फिगर है बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों का है इनका, जिसमें से रजिस्टर्ड जो है वो 3,31,000 हैं। मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास अंदाज़ा नहीं है। और 2,53,000 जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। एक तो अनरजिस्टर्ड के लिए जो हमें एक हिकमत अमली ऐसी बनानी पड़ेगी कि क्योंकि अनरजिस्टर्ड हैं, कोई वेयर अबाउट्स वगैरह ये वो, उसके लिए हमारा हुकूमत का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, हम सब का यही ताउन है और यही रहेगा। पहले तो ये कि रज़ाकाराना तौर पे आप चले जाएं, वॉलंटरीली। 30 अक्टूबर है, कुछ लोग कह रहे थे जी कि बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी जो मुश्किल हम पे आन पड़ी है तो उससे बेहतर है कि ये लोग अपने मुल्क में चले जाएं। और दूसरा जो है, दूसरों का तो डेटा है, रजिस्टर्ड जो हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया 3,31,000, तो वो तो डेटा भी आपके पास है। तो इंशाल्लाह ताला यही कोशिश होगी कि महीने में जितने भी हैं वॉलंटरीली चले जाएं जी। ठीक है डॉक्टर सोबिया, आप ये बताएं कि 1979 से पाकिस्तान होस्ट करता है अफगान रेफ्यूजीज़ को, और मैं अपने दूसरे राउंड में इनसे पूछूंगा कि क्या ये टारगेट सिर्फ अफगान को किया जा रहा है या दूसरे भी हो, वो अपने राउंड। लेकिन आप ये बताएं कि 79 से अब तक और आते गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, हम डेडलाइन भी देते रहे यूएन के मुताबिक, जब वो अपने फंड कम करते रहे हम उनको डेडलाइन देते रहे कि इस साल आखिर तक, अगले साल, लेकिन ये आया। आप किस तरह देखती हैं कि एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर के तौर पर आप इस एक्शन को किस तरह देखती हैं या इस डिसीजन को किस तरह देखती हैं? देखें, बिल्कुल ट्रू है कि 1979 से ये इशू हमें दरपेश है जो इलीगल इमिग्रेंट्स का है। उसके बाद ये बात बिल्कुल आपने सही कोट की है कि हमने कोई तसलसल के साथ कोई पॉलिसी जारी नहीं रखी। देखें, 2021 में इसको अपडेट किया गया, जो फिगर्स बताते हैं 2023 में अब इसके ऊपर एक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आपके कानून में कोई जगह नहीं है, इसमें इसके बाद इमिग्रेशन की बाकायदा पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लेकिन मसला ये रहा है कि इसे कंटिन्यूटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता रहा। अब अगर आप स्कॉलरली तबके की राय के एतबार से आप पूछें तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसकी वजह से अगर आप एनालाइज कर लें, यूएन के ही फिगर्स हैं कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। आपकी ये अनडॉक्यूमेंटेड जो लिस्ट है जो ये बता रही है कि यूएन के ही फिगर्स हैं जो 1.7 मिलियन से अबव जा रहे हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। फिर इनका पार्टिसिपेशन आप देख लें कि इनका कोई बायोडाटा मौजूद नहीं है। जब आपके पास कोई किसी शहरी का, किसी नेशनल का, किसी भी पर्सन का बायोडाटा मौजूद नहीं है तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि वो मिलिटेंसी में कौन लोग इन्वॉल्व थे। इससे जो जनरेट होने वाले इश्यूज़ हैं, आपके स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं। अगर आप इन चीज़ों पे काबू पाना चाहते हैं तो ये जो कदम अभी उठाया जा रहा है, ये ऑल्दो के इसमें भी हमें कुछ डिलेस हो गए, हमें पहले लेना चाहिए था, लेकिन ये बहुत अच्छा खुशाइंद कदम है और बड़ा एक पॉजिटिव इसको एस्पेक्ट में मैं देखती हूँ कि देखें कि 30 तक 31 अक्टूबर तक इन्होंने टाइम दिया है कि आप अपना तमाम इसके लिए मैनेजमेंट कर लें, और अगर इसके बाद 1 नवंबर उन्होंने ये फिगर दी है कि हम डेट दी है कि हम आपको मतलब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
پھر جہاں میں نے یہ بتایا کہ آپ کے بایو ڈیٹا موجود نہیں ہے کسی پرسن کا یا کسی سٹیزن کا، تو پھر جو آپ اس کے تھرو بزنسز میں انوالوڈ ہیں، کسی کاروبار میں انوالوڈ ہیں، تو آپ کی وہ امپیکٹ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر آ رہا ہے. یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو جب یہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، آپ کی ان امپلائمنٹ، آپ کی جو دوسری طرف پاکستان کی یوتھ ہے وہ سفر کر رہی ہے. اس طرح سے بہت سارے اور آسپیکٹس ہیں جن کو مد ڈاکٹر نظر صاحب رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ان کے تمام کیا اثرات ہو رہے ہیں ہمارے سوشل. یہ ذرا بتائیں کہ دنیا میں کوئی اس طرح کوئی وہ آپ کوٹ کر سکتی ہیں، کوئی اس طرح سسٹم ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اللیگل امیگرینٹس، چاہے وہ افغان ہوں، چاہے ایرانین ہوں، چاہے کسی اور ممالک. کبھی کسی زمانے میں ہم سنتے تھے بنگالی جو ہیں وہ بہت آتے تھے اور بڑے ان کے لیے بھی مشکلات اور ہمارے لیے بھی مشکلات. سلو گریجولی وہ کم کر دیا گیا. لیکن دنیا میں کوئی اس طرح ہے کہ وہ کیمپس میں نہیں ہوں، شہروں میں ہوں، آزادانہ گھومتے ہوں اور آزادانہ کاروبار کر رہے ہوں؟ جی میں یہی کہنے جا رہی تھی کہ پوری دنیا کا آپ ڈیٹا اٹھا کے لے لیں تو پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس طرح سے غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک میں اس طرح کی جگہ دے. یا تو آپ کے پاس دیکھیں، اگر ٹرکی، کولمبیا ان کی اگزامپل لیں تو آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی ان میں ہم لوگ تو بہت رچ رہے ہیں ریفیوجیز کو ریسکیو کرتے ہوئے. ہم نے کبھی کوئی یہ ایسی ایفرٹ کی ہی نہیں ہے. اگر دنیا بھر کے ممالک کو دیکھیں جو کہ ہمارے سے تھوڑی سی فگر اوپر ہے پاکستان سے، ان کو ریسکیو کرنے کی یا ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کرنے کی، تو ان میں باقاعدہ کیمپس ہیں، ان کے باقاعدہ کوئی میکانزم ہے. ہمارا کوئی میکانزم رہا نہیں ہے. آپ یہ اتنے ڈسپرسڈ ہیں آپ کی جنرل پاپولیشن کے اندر، تو اس میں آپ جو جنریٹ ہونے والے مسائل ہیں اس کو تو آپ کسی طرح بھی قابو نہیں پائیں گے. نہ تو آپ کے پاس جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کے پاس NIC کا ڈیٹا ہے، نہ کچھ ہے جس کے تھرو آپ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے، کیسے اسے ڈیٹیکٹ کریں گے، کیسے اس کی ریمیڈیز کریں گے. یہ تو کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. اور دنیا میں لا آف دا لینڈ ہر جگہ یہی اسٹیٹ کرتا ہے کہ ایک میکانزم بنا لیں، میکانزم بنا لیں، ایک پراپر اسٹرینتھ ہے جتنی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہماری اسٹیٹ کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ جتنا ہم اکوموڈیٹ کر سکیں گے ہم ان کا کریں گے، لیکن وہ لیگل طور پہ. اوکے ضیاء صاحب، آپ ذرا بتائیں، آپ کافی لکھتے بھی رہے ہیں اس پہ اور اس طرح کی ایشوز پہ، اور کراچی میں ظاہر آپ رہتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا، اسی طرح کی ظاہر ہے وہ ڈیڈ لائن، اور آپ ملتے بھی ہوں گے ان لوگوں سے جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں. آپ نے سٹوری بھی کی ہوگی. کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پہ کیا اس کی بہتر اس کے نتائج ہوں گے یا کوئی کمپلیکیشنز ہوں گی، ہم اس کو اوور کم کر سکیں گے؟ جی تھینک یو شہزاد صاحب. میرے خیال میں ایک تو یہ بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پراپر ڈیٹا ہے نہیں، کیونکہ ہم نے سینسس کے اندر کبھی بھی ان کو گنا نہیں ہے. 2017 کا سینسس تھا یا 2000 جو بھی نیا ہوا تھا اس کے اندر، تو ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا صرف موجود ہے رجسٹرڈ افغانوں کا کہ کتنے ہیں، لیکن جو انلیگل یا انڈاکومنٹڈ افغان ہیں ان کے ہمارے پاس کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہے. ہم ڈپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر اسپیشل برانچ کی رپورٹوں پہ، صوبے کی سطح پہ، کہ کتنے انلیگل مائیگرینٹس ہے، جن میں افغان کتنے ہیں اور کتنے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، مطلب کراچی میں، کوئٹہ میں، ان چیزوں پہ. دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک تو ٹائم بہت کم ہے، ڈیڈ لائن کا جو ٹائم ہے وہ 1 مہینے سے کم ہے اور نمبر بہت زیادہ ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم بڑھے، اس کا ڈیڈ لائن بڑھے، شاید 2-3 مہینے اور اضافہ کر دے. اس کا امپیکٹ پڑے گا، کافی پڑے گا. ایک تو یہ کہ سندھ میں اور بلوچستان میں تو آلریڈی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے بلوچستان میں BNP ہو گئی، یا سندھ میں سندھی کانفرنس جماعت پیپلز پارٹی کو بڑی اپوز کرتی ہے شروع سے افغان مہاجرین کو. وہ کہتی ہے کہ ہمارا ڈیموگرافک چینج آ رہا ہے، ہم اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ کرائم کے اندر بھی ان کی رپورٹس آتی ہے. جیسے آپ بھی اپنا ڈیٹا بتایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ سوسائڈ اٹیکس کے اندر بھی یہ انوالو رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو پڑے گا اوور آل. میرے خیال میں ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی افغان مہاجرین کی پالیسی تھی نہیں. 79 سے کافی ویوز آئی ہے، 70s میں، 80s میں، 90s میں، پھر سن 2000 میں، اور پھر فال آف کابل کے بعد 2 سالوں میں. تو ہمارے پاس ہم نے کبھی اس مسئلے کو سیریس لیا نہیں ہے. ایک یہی وجہ ہے کہ اب جب اچانک اس پہ کچھ ایکشن کرنا چاہ رہے تو کافی چیلنج کرنا پڑے گا. ایک تو ہمارے پاس وسائل کی کافی کمی ہے، کیونکہ بڑا مشکل کام ایسے ہے کہ آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا
फिर अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर उनको कोर्ट लाना पड़ेगा, फिर उनको कराची से चमन ले जाना होगा। तो बड़ा एक्सपेंसिव और बड़ा एक महंगा काम है और उसके लिए एक बड़ी रिसोर्सेज चाहिए होगी। जिया साहब ये बताएं, देखें आप ये जो आपने कहा कि, लेकिन मुझे बताएं कभी तो ये एक्शन लेना था, कभी तो कहीं से, चाहे जितना मुश्किल हो हमारे लिए, मुश्किल ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम के लिए तो कोई स्टेप ही आदमी ना ले और आसान से ले और ये सोचता रहे कि मुश्किल है शायद इसी वजह से इतना लेट होगा। कहीं ना कहीं तो हमने लेना होगा, चाहे उसके नतायज हमें 20%, 50%, 60%, 80% हासिल हो। जी नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी भी इसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमने एक पॉलिसी बनती है कि फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या करना है इसका, तो हमने तो इसको तो हमने बड़ा एक रैंडमली रखा है। अब चूंकि अचानक जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और उसके अंदर अफगान शहरियों के मुलविस होने की शवाहिद मिले, तो हमने एक्शन लेना शुरू किया। ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। एक तो हमारे पास डेटा होना चाहिए था कि कितनी लीगल है जो यूनिसीआर या मुख्तलिफ मैंडेट के तहत रहे और कितने इलीगल है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, होना तो चाहिए था, लेकिन हमारी स्टेट ने, जो माजी की हुकूमतें हैं, उन्होंने इसको सीरियस लिया नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम दोबारा मजीद इस पे गुफ्तगू। नाज़रीन जमाल साहब ये बताएं कि ये कोई एक्शन कोई इतना जालिमाना तो नहीं है। हमने 79 से अब तक अफगान माजरीन हो या इसके अलावा कोई ईरानियंस भी थे, कभी नेपाली भी कराची में थे, बंगालीज थे, हमने बल्कि इराक के बड़े यहाँ वो थे, तो हमने फराख दिली का मुजाहरा भी किया और स्पेशल अफगान के लिए बड़ा फराख दिल का मुजाहरा किया है। ईरान में अगर आप चले जाएं, उन्होंने कन्फाइन किए हुए कैंप्स तक, और उनके जो लीडर हैं या नोटेबल्स हैं या उनको उन्होंने कहीं रखा है, लेकिन वो भी अपने एरिया में वो मुतल्लिका हुकाम को बताते हैं कि वी आर मूविंग, हम जा रहे हैं, कहीं छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं, वो भी इजाज़त लेते हैं और वो जाते हैं। यहाँ पर हमने कभी हमेशा से उसको कोई कहता है कोताही कहते हैं, कोई कहता है फराख दिली, कोई भी इसको कुछ भी कह लें, काम भी कर रहे हैं, बिल्डिंग्स भी ले लिए हैं उन्होंने, शनाख्ती कार्ड में भी, और काफ़ी शनाख्ती कार्ड में ट्रेस भी हुआ उनका। तो कोई हमने कोई किसी को हम टारगेट तो नहीं कर रहे। जी बहुत अच्छा सवाल शहजादा साहब। अभी आप जैसे आप कह रहे हैं, अभी माजी से तो सबक सीखना होता है, चाहे आप उसको फराख दिली कहें, चाहे गलती कहें या ब्लंडर कहें। अगर आपने इतने अरसे, मुझे याद है बचपन में सुनते थे 80 की दहाई में कि जी 30 लाख अफगानी हमारे मेहमान हैं, ठीक है मेहमान हो गए जी, या जैसे आपने फरमाया इराकी आ गए 90s में, कुवैत पे हमला हुआ था गालिबन, और इससे पहले भी ईरानी का था, और लोग थे हमारे बांग्लादेशी, नेपाल के। लेकिन देखिए टाइम फ्रेम बड़ा ज़रूरी होता है। एक तो हमसे ये माजी में भी गलती से ही सीखना है, एक तो ये कोताही होगी जी ये टाइम फ्रेम है, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आपका अगर अमन अमान हो जाएगा मुल्क में तो आप लोग प्लीज़ चले जाएं। एक ये चीज़। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कैंप्स हैं, ये एक कॉर्डन एरिया है, अगर आपको कहीं सिक्योरिटी के मसले हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अंदर आप रहें, तो वो चीज़ भी हमने नहीं की। तो अभी ये दो चीज़ें तो नहीं की हमने, तो इसको आप ब्लेंडर समझें या जो भी समझें। आते आते अभी 40 साल हो गए, तो 40 साल के बाद अगर हम अभी इस वक्त वर्ज ऑफ टाइम अगर अभी भी है तो ये भी देर नहीं है, बहुत मतलब टाइम तो हो गया, लेकिन ये है कि अगर हम अभी भी इसको हैंडल अच्छे तरीके से कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा हमारे मुल्क के हक में भी, और हमारे जो नेबर्स हैं उनके हक में भी ये बहुत बेहतर हो जाएगा कि अगर इस वक्त भी हम इसको अच्छे तरीके से टैकल कर लें इस सिचुएशन। ये जमाली साहब ये बताएं कि एक तो रजिस्टर हैं और ट्रैवल, इसको ज़रा वाजे करना, ज़ाहिर है वो ऑब्वियस नहीं करेंगे, लेकिन वाजे करना ज़रूरी है कि जो जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासपोर्ट पर रह रहे हैं, या उनके पास और यूएन के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो यह रह रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं। आंखें बंद करके अफगानों के पीछे तो आप नहीं पड़ेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी ये आपसे अर्ज़ किया कि अफगान हमारे भाई हैं और हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। तो एक मुसलमान या इंसानियत के तौर पे हम कभी ये सोच भी नहीं सकते महीने तक
महीने का जो हमने डेड टाइम इसीलिए दिया ये डेडलॉक कि जी इस वक्त तक आप रज़ाकाराना तौर पे चले जाएं। इसके बाद जो है ये मैं नहीं कह रहा अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल immigrants. इमिग्रेंट्स Yeah, वो हों, चाहे ईरान के हों, चाहे जो भी चाहे इराक के हों, हमारी चाहे धरती में हमारे वतन में पाकिस्तान में जो इलीगल आए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि इस महीने में आप लोग चले जाएं। अगर आपने कल भी आपने देखा होगा एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद जो एक मैसेज आया है, अगर उन्होंने इधर जायदादें या अपनी चीज़ें वगैरह ख़रीद फरोख्त की हुई है तो वो भी आप लोग ये महीना काफ़ी है, आप इधर करके सारा अपने एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ करके आप चले जाएं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा मैसेज हमने कन्वे किया हुआ है। इंतज़ामिया ने, विफाक हो या सूबा हो या हमारी कंप्लीट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इसका मतलब ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं उनके खिलाफ आप जो है ना बिल्कुल डॉक्टर सोबिया, आप किस तरह देखती हैं कि जब भी वार लाइक सिचुएशन होता है हमसाया ममालिक में, उसके हमसाया ममालिक जो हैं इफेक्ट होते हैं। ईरान हो, अफगान वार हुआ, जहाद कह लें, वार कह लें, वो 90 तक एक फेज़ आया, उसके बाद 90 के बाद 94 तक अनदर फेज़ आया, 94 से फिर 2000 वो जो 9/11 तक फिर एक फेज़ आया, फिर उसके बाद एक फेज़ आया, अभी एक और फेज़ है और ये सिचुएशन है। क्या अफगानिस्तान में आप समझते हैं कि इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं? क्योंकि जो वहाँ से हमें ख़बरें आ रही हैं, अफगान करेंसी काफ़ी स्टेबल है, डॉलर उधर मुस्तकम है और रोज़गार के मौक़े, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया। तो मेरे ख्याल में चाहे ईरान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, तो जब मुल्क के हालात ठीक होते हैं और उसके बाद फिर तमाम वो लोग जो उस मुल्क के शहरी होते हैं वो जाकर तामीर तरक्की में हिस्सा लेते हैं। तो क्या ये वक्त है कि उसकी तामीर तरक्की में तमाम उस मुल्क के शहरी जाएं और वहाँ पर जो है उसकी तामीर तरक्की में हिस्सा लें? जी बिल्कुल, देखें तमाम ममालिक जो इस वक्त दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने इक़्तिसादी निज़ाम को या मौशी निज़ाम को जिस तरह से चला रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो फैक्टर हाईलाइट किया है कि वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई क्राइसिस है तो रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर शेयर करते हैं तो वहाँ पे मिलती है। देखिए वो वहाँ पे ज़रूर मिलती है, लेकिन मैं ये कोट करना चाहूँगी कि स्टेट को कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर रखनी चाहिए इसकी, क्योंकि जब एक दफ़ा आप एंट्री के ऊपर कंट्रोल्स नहीं लगाते हैं, आप उनके स्प्रेड आउट होने के ऊपर कंट्रोल्स नहीं लगाते हैं तो फिर तो सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन चलें, अगर हमसे ये चीज़ें हो भी गई हैं, जैसे कि अभी ये शेयर हो रही थी बात कि आप गलती कहें या एक कोई मस्बत कदम कहें या एक ह्यूमैनिटेरियन इशू कहें इसको, कि हमने उन एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखा और हमने उनको रेस्क्यू किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात, उनकी डायनामिक्स, उस वक्त इकॉनमी की बड़ी चेंज थी। अब जो अफ़गानिस्तान है या ईरान है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को आप देखें तो बहुत स्टेबल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर अफ़गानिस्तान की करेंसी अभी स्टेबल हो रही है और उसमें डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन भी बहुत हद तक हो चुकी हुई है, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इन बाशिंदों के लिए भी बेहतर मौका है कि ये इस वक्त जाके वहाँ पे अपनी आप को अकोमोडेट करें, अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए स्ट्रगल करें, जो ये मेहनत या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके ह्यूमन कैपिटल के अंदर उस इंडेक्स में इजाफा करें। और ये बहुत पॉसिबल है इस वक्त इतना क्राइसिस भी नहीं। अगर पाकिस्तान ये कदम उठा भी रहा है तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि इस वक्त जो नेबरिंग कंट्री है उसमें कोई क्राइसिस नहीं है, इस वक्त उनकी स्पेस बहुत सूटेबल टाइम है कि उनकी स्पेस बन सकती है। फिर दूसरी तरफ ये भी एस्पेक्ट उठाया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, ये UNHCR की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि आप उन इक़दामात पे सोचें जो कि इंसानियत के ग्राउंड्स के ऊपर हों। तो देखिए पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी, अपने डायनामिक्स के अंदर रहते हुए सोचना है। तो इसकी जब सर्वाइवल का इशू बन गया है, जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक कदम हमने उठा लिया है और एक पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम कंट्रीज़ को और तमाम यूनाइटेड नेशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, हम जाते हैं ज़रा ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ। ज़ियाउर रहमान साहब, ये बताएं कि
یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ پاکستان نے تو بڑا کھلے دل کا فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کیا ہے, کبھی کسی کے خلاف کسی بھی جو امیگرینٹ رہ رہا ہو کبھی ایسا ایکشن نہیں لیا, لیکن شاید ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہم جو الیگل امیگرینٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو, یہ ہمارے فارن آفس نے بھی واضح کر دیا. تو اس کا تو کوئی ایسا الزام جو لگ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اور کسی ایک اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تھینک یو شہر صاحب. میرے خیال میں پاکستان میں جو مختلف قسم کی جو اپنے انلیگل لوگ ہیں اس کے اندر بڑا نمبر جو ہے نا افغان مہاجرین کا ہے. پھر جو بنگولیز یا برمیز جو ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں موسٹلی, اور ان کا نمبر افغان مہاجرین سے کافی کم ہے. تو اسی لیے تاثر پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پورے ملک بھر میں اگر کوئی ایکشن ہوگا انلیگل مائیگرینٹس کے خلاف تو اس کے اندر افغان جو انڈاکومنٹ لوگ ہیں وہ زیادہ سفر کریں گے. میرے خیال میں ماضی میں بھی آپ کی بات صحیح ہے, ماضی میں اتنا بڑا ایکشن کبھی نہیں ہوا, اور 40 سال گزر گئے, بلکہ 40 زیادہ سال ہو گئے یہ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور لیکن جو اس وقت حالات چل رہے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر, خاص طور پر ان 2 سالوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اور ابھی ایسی رپورٹیں بھی آئی ہے کہ ہماری نیو یارک ٹائمز کی حالی رپورٹ تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کافی جو افغان شہری ہے وہ اب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں معلوم بھی ہوئی کافی اٹیکس کے بعد کہ جو وہ سوسائڈ بمبرز ہوتے ہیں وہ بیسکلی ان کی شہریت افغان معلوم ہوتی ہے یا ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے. تو ویسے بھی میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کے اندر بھی, چاہے وہ ویسٹ ہو کہیں بھی ہو, جو بھی ہو, جو لوگ بھی رہے ان کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, کوئی ان کے کوئی کارڈز ہونا چاہیے. تو پاکستان جیسے ملک میں ایک بڑی تعداد میں انلیگل لوگ کا رہنا یہ بھی ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ماضی میں کوشش ہوئی تھی نارا کے تحت ایلین کارڈ بنانے کے لیے, مگر وہ بنی تھی صرف بنگالی اور برمیز کے لیے. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کا انلیگل اسٹیٹس ہو لیکن آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو, لیکن بعد میں وہ نادرہ میں جمع ہونے کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو میں ہم اس پریکٹس کے تحت یہ بھی ہوگا کہ کم سے کم ایک ریکارڈ آ جائے گا کہ کتنے جو بھی انلیگل بھی اگر رہ رہے ہیں, وہ تو ڈپینڈ کرے گا ماضی کی پالیسی فیوچر کی پالیسی پہ کیا کریں گے اس کا, لیکن کم سے کم یہ لوگ ڈاکومنٹ ہو جائیں گے, ان کا کوئی ریکارڈ آ جائے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ظاہر احمد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کسی وہاں حکام سے بات ہوئی ہے اس پالیسی کے اعلان کے بعد کہ ظاہر ہے وہ صرف تو ایک قومیت یا ایک افغان کے خلاف تو نہیں ہے, کوئی برمیز کے خلاف بھی انلیگل رہ رہے ہوں گے, بنگالیز رہ رہے ہیں, انڈینز ہوں گے رہ رہے ہوں گے, کیا ان کے بھی خلاف کوئی انہوں نے کوئی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی پلان بنائے ہوئے ایکشن؟ جی شہر صاحب بالکل, چونکہ کراچی کے اندر یہ مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں کافی تعداد میں ایسی کمیونٹیز رہتی ہے جس میں افغان بھی شامل ہے, جس میں برمیز بھی شامل ہے, بنگالی بھی شامل ہے. جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ڈیٹا کا نہ ہونا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے. 1996 میں جب وہ افضل شگری صاحب آئی جی تھے تو انہوں نے ایک ڈیٹا بنائی تھی جس کو ابھی تک لوگ شگری رپورٹ کہتے ہیں, جس کے اندر انہوں نے سارے افغان, برمی اور بنگولیز کا ایک رف اسٹیمیٹ بنایا تھا اسپیشل برانچ کو انگیج کر کے. اور اب بھی کچھ کافی مہینوں سے جو سندھ پولیس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ایک ایپ ہے, اس کو کہتے ہیں شناخت ایپ. اس کے تحت وہ رینڈملی چیک کرتے ہیں مختلف بازاروں میں, گلیوں میں, آبادیوں میں, جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو یا اس کا آئی ڈی کارڈ جعلی ہو تو اس کو پکڑ کے اگر وہ انلیگل ہے تو اس کو فوراً پکڑتے ہیں. تو یہ کارروائی جاری ہے, مگر فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب یہ لیول اس کا ایکسپینڈ ہو جائے گا اور اب ساری ایجنسیاں اس میں انوالو ہو جائے گی. تو یہ شگری صاحب کے کوئی جو انہوں نے رپورٹ بنائی اس کی کوئی اپڈیٹ کیا ہے انہوں نے سندھ پولیس نے؟ نہیں, بالکل اپڈیٹ نہیں کیا. بس ایک 20 سالوں تک وہی ڈیٹا چلتا رہا کہ شگری صاحب کی رپورٹ کے مطابق, شگری صاحب کی رپورٹ کے مطابق. اور 20-25 سالوں کے اندر تو بڑا دور چینج ہو گیا, جو بچے تھے بڑے ہو گئے, نئے بچے پیدا ہوئے. تو وہی جو میں پہلے سے آپ سے کہا تھا کہ جو ماضی کی حکومتوں کا سیریس نہ لینا تھا وہ بھی آج یہ مسئلے کے گمبھیر ہونے کا ایک سبب ہے. اور میرے خیال میں جیسے بھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے ان کی یہ تھی کہ جیل آنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو کچھ پالیسی تو ہو مہاجرین کے حوالے سے, کوئی ڈیٹا ہو, کوئی پالیسی ہو کہ اگر نکالیں گے بھی تو پہلے کس کو نکالے, نئے آنے والوں کو یا بعد میں آنے والوں کو. تو یہ کچھ ہونا چاہیے, ایک پالیسی ہونی چاہیے. بالکل ایک پالیسی ہونی چاہیے اور اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے. ایک اس پروسیس میں کم از کم ہمارے پاس ایک ہو جائے گا کہ ہمارے پاس رجسٹر اور ڈیٹا ہو جائے گا کون فیملی کہاں رہ رہی ہے, اگر کہیں سے موو کر کے دوسری جگہ چلی گئی ہے اور کہاں گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد آ کر ہم
दूसरे इसी मौजू के दूसरे एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। जमाल साहब ये बताएं कि शुरू में एक सवाल हुआ था, लेकिन क्योंकि आपने जो मेरे दो सवाल होंगे, एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफ़ी गंभीर भी हुई है, लेकिन अब ज़ाहिर है आने वाले दिनों में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी और आप ज़रूर जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और हमारे सिक्योरिटी अदारे कोई ना कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि क्या है, उन लोगों को ट्रेस आउट कर सकें या नहीं। एक ही है कि कुछ प्लान आपके सामने मौजूद है कि अगर बहुत से लोग या आपके पास पहले ये डाटा मौजूद है कि लोग जाना शुरू हो गए हैं, एक दूसरा ये है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो जाहिर है कोई 6, 8, 10, 15, 20, 200, 100, 500 की तादाद नहीं, बड़े पैमाने पर है। तो आपके पास आपने उनको पकड़ना है, किसी डिटेंशन सेंटर में रखना है, जेलों में रखना है, कंपाउंड में रखना है, या उसी दिन पकड़कर उसी दिन उनको बॉर्डर तक पहुंचाना है, वहाँ उनको ज़ाहिर है बच्चे भी उनके साथ होंगे, खाना पीना ये सारा कोई प्लान आपने कोई उसका बनाया हुआ है कि जिससे दुनिया को ये मैसेज ना जाए कि हम बहुत जालिम हैं, हमने उनको पकड़ के खाना भी नहीं दिया, बच्चों को दूध भी नहीं दिया, और वैसे ही कोई है, ज़ाहिर है अभी सर्द मौसम भी आ रहा है, कोई हमने उनका ख्याल नहीं रखा और हम उनको वैसे धकेल रहे हैं। सर अभी ये जो है एक तो महीना के टाइम है और ये भी इनिशियल स्टेजेस हैं, आज तीसरा के चौथा दिन हो रहा है जी। तो अभी से जो है सब सर जोड़ के बैठ चुके हैं। ये बहुत ही हसास मामला भी है और बड़ा ज़रूरी और नेसेसरी क्वेश्चन भी है। इस लिहाज से ज़ाहिर है कि अगर इधर कोई 200 400 की तो बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है, और लाखों लोगों की उनकी जो कि हमारे साथ बिल्कुल भाई की तरह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ ये कि जामे एक बिल्कुल प्लान आपके सामने आएगा इंशाल्लाह जल्द, जिसके साथ ये होगा कि इधर से जो जब ले जाएंगे विद इन द आवर ओन टेरिटरी, तो उसमें ये होगा कि कुछ ऐसा कन्फाइंड एरिया भी होगा, इधर ये रखे जाएंगे विद फैमिलीज़। उसके साथ ये कि मैं तो नहीं कहूँ क्योंकि वो फिर बात हो जाती है जी कि वो डोनर्स को इन्वॉल्व करिए, कुछ न कुछ कोशिश ये हमारी ये होगी कि हमारी जो सूबाई हुकूमत और विफाक हम लोग भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि वॉलंटियर्स भी आएँ हमारे साथ, क्योंकि इसमें हमारा एक काम में हमारे साथ शेयरिंग करें, चाहे बैन अवी हो चाहे हमारे डोमेस्टिक। इसमें यूनाइटेड नेशन के जो UNHCR जो है, UNHCR जो है उसके साथ कोई आपने कोई राब्ता या उन्होंने कोई राब्ता किया हो ताकि इसमें आपके जो इस एक्शन में वो आपको हेल्प करें, ताकि अगर उनका साथ आता है तो इस तरह लगता है कि ये कोई ऐसा काम हो रहा है कि कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है। जी, UNHCR जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। लेकिन ये है कि अभी एकदम से जब ये बात सामने आई है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया इनिशियल स्टेज फॉर द इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो भी है हमारे अवाम जो भी लोग हैं पॉपुलेशन, कि जी एकदम ये क्यों हुआ, वो तो रीज़न सामने आ गई। लेकिन एवरीबडी इज़ अभी सिटिंग ऑन द चेयर ऑन द टेबल, सारे सर जोड़ रहे हैं कि आया ये सिस्टम कैसे चलेगा, मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जल्द ही जल्द, मैं दिनों की बात करूं 3-4 दिन में, ये सारा जो है ये सिस्टम भी हम सामने ले आएंगे। UNHCR से राब्ता करेंगे? जी बिल्कुल, UNHCR से भी करेंगे, बाकी भी जो इदारे हैं उनसे भी करेंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हो और इसको अमली जामा पहनाया जाए। मतलब उसमें आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वो तासुर ना हो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई काम हो रहा है, उसमें जो डोनर एजेंसीज हैं या वो एजेंसीज जो ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर काम करते हैं वो भी आपका साथ दें, ताकि कहीं उनको खाना खिलाया जाए, कहीं उनको किसी कंपाउंड में जो है इनकी ज़रूरतों को देखा जाए। डॉक्टर साहब भी आप ये बताएं कि क्या रोल बनता है UN और UN जैसे अदारों का कि उसमें वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की, तो इसमें जो एक मैकेनिज़्म है स्टेट को अब तय कर लेना चाहिए
स्टेट डेफिनेटली इसके ऊपर कोशिश कर और रही है। इंटरनेशनल अदारे उसके साथ इंटरनेशनल मदद जी करें। मैं यही कह रही हूँ कि इंटरनेशनल इदारे उनको वॉलंटियर करें, क्योंकि यूएनएचसीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सोचें, पाकिस्तान इसके ऊपर रिकन्सिडरेशन करे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अगर रिकन्सिडरेशन करना है तो हमें उनकी जो असिस्टेंस है, पॉजिटिव उनके व्यूज़ हैं, उनकी वॉलंटियर एफर्ट्स हैं, उनकी मदद दरकार होगी। उसके बगैर इनके साथ निगोशिएट करना और फिर जो रेलेवेंट कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी हुकूमतों के साथ भी निगोशिएट करके ये पॉलिसी और मैकेनिज़्म जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है, ये प्रोसीजर तय करना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर अब तक यूएनएचसीआर ने इसमें एफ़र्ट नहीं की है या कोई वेलकमिंग एफ़र्ट नहीं की है, तो इसमें इनको चाहिए कि स्टेट की तरफ से उनको कोई इनविटेशन जाए कि इसके ऊपर आएँ, आप हमारे साथ टेबल पे बैठें और इसका प्रोसीजर एक वज़ा करें। थैंक यू। मैं आपकी तरफ आता हूं। ज़ियाउर रहमान साहब, आप ये बताएं कि वज़ीर दाखिला साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि ऐसे जायदाद, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जहां इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ जो हैं कोई शरीक है और उनका शेयर होल्डर है पाकिस्तानी, तो हम ऐसे डिस्करेज करने के लिए ऐसी जायदाद बेनामी में हम जब्त करेंगे। तो कितना मुश्किल आपको लगता है ये प्रोसेस, या कितना आसान है, या इसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं? तो ये काबिल अमल होगा महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में? ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल तो है, लेकिन ये है कि उसमें किस तरह आप देखते हैं कि इस उनके डिसीजन को? बिल्कुल, एक तो मुश्किल काम बहुत है, पॉसिबल है लेकिन काफ़ी मुश्किल भी है। एक तो उसके काफ़ी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है इनको 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, मतलब मुख्तलिफ वेव्स है 40 सालों में, कोई 80s में आए, कोई 90s में आए, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खुसूसन कराची में या बलूचिस्तान में या केपी में उनकी बाकायदा जायदादें हैं, उनके कारोबार है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में ये एक काफ़ी टाइम लगेगा इसको। पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या करे उनका। मतलब एक तरीका होता है पूरी दुनिया भर में कि अगर आपको डिपोर्ट करते हैं या आप इलीगल है तो उसके फिर क्या मैकेनिज्म होगा। तो या अगर आप लीगल है, आप यूएनएचसीआर के फ्रेमवर्क के तहत है, तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा। तो अगेन कि ऐसी पॉलिसी चूंकि अब फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है, अदरवाइज अगर और गवर्नमेंट होती तो इस पर डिबेट होती कि यार कोई पॉलिसी बनती नहीं। लेकिन चूंकि मामला बड़ा सीवियर होता जा रहा है, टेररिज्म के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं दूसरे कम चंद महीनों में, तो ये आपकी बात सही है कि काफ़ी एक मुश्किल मगर पॉसिबल काम है, और उसमें काफ़ी टाइम और एक्सपर्टीज चाहिए होगी। ज़ियाउर रहमान साहब, ये बताएं कि आप काफ़ी लिखते रहे हैं इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे। ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बड़े अच्छे तरीके से, तो आप क्या देखते हैं कि जो टेररिज्म जो इस अभी 6 माह के जो एक 6 माही रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें 79, गवर्नमेंट के फिगर हैं, 79% जो है वो इजाफा है टेररिज्म में। तो आप क्या समझते हैं कितना शार्पली डिक्लाइन करेगा? और दूसरा यह है कि इसी प्रोसेस में बहुत से दूसरे लोग भी एक नेट में आ जाएंगे, टैक्स का जो नेट है वो बेहतर हो जाएगा और आपके पास एक रजिस्टर हो जाएंगे लोग। जी देखिए, जब हमें अंदाजा हो रहा था पाकिस्तान को कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी बाड़ लगाई थी बॉर्डरों पे। उसका मेन मकसद ये था कि नए और महाजिर ना आए, सही है। और हमने देखा भी था कि नेशनल प्लान जो बना था 2014 में, उसके अंदर भी जिक्र था कि अफगान महाजिरीन को वापस भेजा जाए। ये पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था, और ये भी अंदाजा था कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आएगी उसका बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात पे, और वो पड़ा भी। बाढ़ का फायदा भी हुआ, क्योंकि इस वक्त और सारे इलाके से तो मतलब मुश्किल है रेगुलर मूवमेंट महाजरीन की। तो मोस्टली ये चामन से आते हैं या कभी कभी तोरखम से आते हैं, लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कोशिश कर रहे थे उखाड़ने की, लेकिन वो सर हमारी बॉर्डर फोर्सेस को रोक लेती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अंदाजा था इसका, और इसका असर तो पड़ेगा, ड्रास्टिकली डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी असर पड़ेगा इस पे, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप है
وہ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں اور وہ بھی انہی مہاجرین کے بیس کے اندر پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں یہ ہوگا جیسے حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم آئندہ دنوں میں بغیر ویزے کے یا ای ویزے کے ای تذکرہ کے ہم الاؤ نہیں کریں گے, کسی کو بھی الاؤ نہیں کریں گے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک ایران کے اندر بھی ایک کافی تعداد میں افغان مہاجرین ہیں, لیکن ان کی بہت سخت پالیسی ہے مہاجرین کے حوالے سے. وہ ان کو ایک ایریا میں رکھتے ہیں, اس کو اس ایریا سے نکلنے دیتے نہیں ہیں. اور ہم نے ماضی میں ایسے واقعات بھی دیکھے کہ انہوں نے باقاعدہ بارڈر پہ جب لوگ ٹرائی کرتے ہیں انٹر ہونے کی تو انہوں نے باقاعدہ شوٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. پاکستان اس حوالے سے کافی مطلب نرم رہا ہے, اس نے کبھی بھی مطلب ان مہاجرین کو کبھی بھی اس طرح سختی سے پیش نہیں آئے, بلکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی بارڈر پہ جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل پشاور بارڈر پہ ان کو الاؤ کرتے ہیں ایک مریض صاحب کہ آپ آئے پشاور کے لیے علاج کے لیے آئے. تو اس کا اثر پڑے گا, ایک میکینزم بنے گا, ایک بارڈر کا جو آمد و رفت ہے وہ ایک ریگولرائز ہو جائے گا. مسئلہ تھوڑا سا ہوگا چمن بارڈر پہ, کیونکہ چمن بارڈر پہ جو کراس بارڈر فیملیز ہیں جو کندہار میں رہتی ہے یا چمن یا قلعہ عبداللہ میں رہتی ہے, ان کے لیے بھی ان کو میکینزم بنانا پڑے گا, کیونکہ ان کے ایک تو خاندان ہے اس طرف اور کاروبار ہے اس طرف. اس کے حوالے سے وزیر داخلہ صاحب بتائیں گے کہ کیا پالیسی ہوگی ان کی, لیکن اوورآل بڑا اثر پڑے گا. ضیاء الرحمان صاحب بہت شکریہ. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا. جو ٹی ٹی پی اس وقت تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بھی جا کر ایسی آبادیوں میں گھس جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو اور پھر ہمارے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں, گو کہ وہ پاکستانی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو آرام سے وہ شیلٹر مل جاتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. میر زبیر جمالی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صوبیہ آپ کا شکریہ. ضیاء الرحمان صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی گورنمنٹ کے اس پالیسی پہ, اور یہ تمام جو ہمارے پینلسٹ تھے ان کی رائے یہی تھی کہ یہ بالکل بروقت ہے اور اللیگل امیگرنٹس جتنے بھی ہیں وہ جا کر اپنے ملک میں جائیں اور ان کو یہاں جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے بنتے ہیں اس سے ہم نجات ہو, ٹیررزم میں کمی آئے. جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں یہ واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللیگل امیگرنٹس اس میں ان کا ہاتھ ہے, وہ اس کو سپانسر کرتے آئے ہیں, اس میں شامل رہے ہیں, وہ ختم ہو. اگلے اپنے میزبان شہزادہ ذوالفقار کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.